हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 2 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कोविड संक्रमण की वजह से जो भी क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही हैं, तो ऑफलाइन आप करते रहें। बराबर अपने हाथों को धुलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और हैंड कवर का यूज करें। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का क्वेश्चन है, तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे बड़े एवं भारी ग्रह। तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। इसी के साथ साथ अभी तक बृहस्पति पे जो उपग्रहों की संख्या थी वो भी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, 79 हुआ करती थी। कितना? 79। अभी ये सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या इस समय वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा हो गई, जो कि 82 हो गई है। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। तो सबसे सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है। वहीं आपको बता दें, सबसे छोटे ग्रह की अगर बात की जाएगी तो भी वो बुध का नाम आएगा वहाँ पे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 30 जुलाई। यहाँ पे जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, मानव तस्करी, मानव की तस्करी मतलब कि मानव की तस्करी, ठीक है। मानव की तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 30 जुलाई को हम मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यूएनओडीसी, क्या? यूएनओडीसी, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसके द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम जो थी वो क्या है? कमिटेड टू द केस, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। क्या है? फिर से बोल दे रहा हूँ, कमिटेड टू द केस, जो उसकी थीम है वो है वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और मानव तस्करी में लगभग 1/3 बच्चे जो है वो पीड़ित होते हैं। कितने? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिडबी। तो सिडबी, इसका पूरा नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम नाम से एक ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान मंच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिसे हम एमएसएमई से व्यक्त करते हैं, इसको वित्तीय जागरूकता प्रदान करेगा। वहीं औपचारिक व सस्ती क्रेडिट सुविधाओं तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने में उसकी सहायता भी करेगा। तो यहाँ पे एमएसएमई की बात की जा रही है। जैसा कि एमएसएमई के बारे में हमने आपको बताया है कुछ वीडियोस के पहले, अभी आप जाएंगे तो देखेंगे एमएसएमई के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। एमएसएमई के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा और अपने डायरी में इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है। यहाँ पे निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो की सुविधाओं का उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन स्पेस। इन स्पेस, यह जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने
हाल ही में घोषणा की है कि इन स्पेस मतलब इन स्पेस क्या है? इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है। यह जो है इसरो के लिए काम करने वाली एक एजेंसी का नाम है। यह जो है अंतरिक्ष गतिविधियों और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली एकल नोडल एजेंसी होगी। कौन सी? एकल नोडल एजेंसी होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस की स्थापना एक अलग निकाय के रूप में की है। यहाँ पे जो बाकी एजेंसीज के नाम दिए गए हैं ये सब राज्य वाइज एजेंसीज होती हैं, जो कि हर राज्य की एजेंसीज होती हैं और इसके लिए कार्य करती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने एक कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देता है? तो यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा देश है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की। तो तुर्की एक ऐसा देश है जो कि कानून को मंजूरी दी है। तुर्की के संसद ने एक नए कानून को मंजूरी दी है जो कि अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने की अधिक शक्ति देता है। और कानून के अनुसार फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को प्रतिनिधि कार्यालय में रखना होगा और तुर्की में उपयोगकर्ता डेटा को भी संग्रहित करना होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर था तुर्की, और तुर्की ने एक नया कानून को मंजूरी दी है जो कि सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? 4 व्यापार संघ के नाम दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, CII। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने इस जो CII की बात की जा रही है, तो केंद्रीय मंत्री इस समय कौन है? पीयूष गोयल हैं। और पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी हो, इसलिए CII डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। और उन्होंने यह संकल्प व्यक्त किया है कि सरकार अगले 5 वर्षों में देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके अलावा उद्योग को सरकार के साथ साझेदारों के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिससे क्यों किया गया है? जिससे सरकार कर चोरों की पहचान कर सके और सरकार देश में नीतिगत उपायों के सरलीकरण के बारे में उद्योग से प्रतिक्रिया के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस दिन को महिला मुस्लिम अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यहाँ पे महिला मुस्लिम अधिकार या मुस्लिम महिला अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने की वर्षगांठ पर देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में यह घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2020 को पारित किया गया था। 25 जुलाई 2020 को यह पारित किया गया था और यह राज्यसभा द्वारा 30 जुलाई को पारित किया गया था। ठीक, मतलब कि ट्रिपल तलाक जो है वो लोकसभा में 25 जुलाई को और राज्यसभा में 30 जुलाई को पारित किया गया था, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने पर यह एक कानून बन गया और ट्रिपल तलाक को तलाक ए विद्दत के रूप में जाना जाता है। ट्रिपल तलाक अधिनियम लागू होने के बाद देश में 82% मामलों में गिरावट देखी गई है, और जुलाई 2019 के नए अधिनियम लागू होने के बाद केवल 1039 ट्रिपल तलाक मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने रंगीन टीवी सेटों पर आयात प्रतिबंध लगाया? यहाँ पे आपके 4 देश हैं, 4 देश को नाम दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। तो लोकप्रिय चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने रंगीन टीवी सेटों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। यह जो है लोकप्रिय ऐप्स किसके थे? चीन के थे। ठीक है, आपको बता दें कि भारत चीन से अधिकांश टीवी सेट आयात करता है, और ये जो प्रतिबंध लगाया है यह किस उद्देश्य से लगाया है? तो वोकल फॉर लोकल के
पीएम मोदी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा और देश में वर्तमान में चीन के खिलाफ व्यापार घाटे को संतुष्टि करेगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कहा गया है कि व्यापार के घाटे को संतुलित करेगा, मतलब कि चीन के खिलाफ व्यापार घाटे को संतुलित करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में भारत के द्वारा 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद फिर से 47 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो गहलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी, उसके वजह से भारत और चीन के बीच कुछ आपसी मतभेद के कारण भारत ने इसके 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया, फिर 47 ऐप्स को प्रतिबंधित किया और अभी हाल ही में रंगीन टीवी के आयात को भी प्रतिबंधित किया है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि DGFT मतलब विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसके अंतर्गत इन टीवी सेटों को आयातों को प्रतिबंधित किया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो है जो टीवी सेटों के रंगीन टीवी सेटों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है, ये किसके अंतर्गत किया गया है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसे हम DGFT से प्रदर्शित करते हैं, उसके अंतर्गत इसे प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानियां बनाई गई? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने विश्वभूषण हरिचंदन जी ने 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार की 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को आंध्र प्रदेश की सरकार मतलब कि जगन मोहन रेड्डी जी ने इस साल के शुरुआत में ही 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने के संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। तो इसकी अब मंजूरी मिल चुकी है और इसको ये क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ पे जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए ये अलग अलग राजधानी बनाना चाहते थे। इस वजह से इसको जो है वो 3 राजधानी के रूप में डिवाइड करना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने जो चयन किया है वो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल का चुनाव किया है। वहीं आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट होगा वो कुर्नूल में होगा, अमरावती में राज्य की विधानसभा चलेगी और जो कार्यपालिका होगी यानी सरकार जो चलेगी वो विशाखापट्टनम से चलेगी। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि 3 राजधानियाँ 3 जगह से, ये जैसे कि हाई कोर्ट, कार्यपालिका और विधानसभा की बात की गई, तो 3 जगह से ये संचालित होंगे। और यहाँ पे जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल के तौर पर पहचान इसको मिली है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को मिला? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो आपको बता दें कि यह मंत्रालय को जो दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, वो जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मानित करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जिसे मोटा के नाम से हम जानते हैं, इसके किसके लिए किया गया है? IT के माध्यम से सक्षम आदिवासियों का सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाओं, परियोजनाओं, डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और सेवाओं की डिलीवरी में आसानी के साथ साथ पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए परियोजना शुरू की गई थी। और मोटा ने डिजिटल इंडिया की बड़ी दृष्टि के साथ संरेखित करने के लिए DBT मिशन के मार्गदर्शन में DBT पोर्टल के साथ 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को एकीकृत किया था। वहीं आपको बता दें कि यह 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई थी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा ने डिजिटल इंडिया ई-गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें उसे जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड मंत्रालय इस जो है मतलब जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। अब आपको यह बता दें कि केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री कौन हैं? तो केंद्रीय जनजातीय मामले के इस समय जो वर्तमान में मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हामिद बकायको। तो आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बकायको को देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री अमादो गोन कालीवली की अचानक मृत्यु के बाद देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे। आपको बता दें कि हामिद बकायको रिपब्लिक आरडीआर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पैट्रियोट के प्रभारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार में 2003 से 2011 तक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वह 2018 के बाद देश के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक अबोबा के मेयर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर आपका सही होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, यूरो अपनाने वाला 19वां देश। तो यूरो अपनाने वाला 19वां देश, 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके ये भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। अगर अभी तक आपने उससे सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।